एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं हम लोग, और हम लोगों के साथ इतना बड़ा क्राइम हुआ है। प्रिंस, क्या हुआ था ऐसा जो आपके साथ ये अटैक हुआ? 13 सितंबर था। जैसे मैं फेंका तो मैंने से देखा कि क्या है ये, वैसे सीधा इस साइड में राइट साइड पे आया पूरा। वो थैले में लेके आए थे। थैले में था? थैले और में कांच का ग्लास था। मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ एसिड है, क्योंकि मैंने आज तक इसे देखा नहीं था। अब वो चीज़ें तो हो गई, अब चीज़ें तो चेंज हो सकती नहीं, चाहे कांटेक्ट कर लो, चाहे अटैक कर लो, चाहे बातचीत कर लो। बच्चा भी है एक। हाँ, अभी वो अंदर है या बाहर? वो तो बाहर है। वो तो एसिड अटैक लड़कों पे भी होता है। ये जो सोशल मीडिया में लोग सवाल करते हैं ना, आज मैं उनके तरफ से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मुझे बहुत पेन हुआ, ठीक है, मुझे बहुत दर्द हुआ, मेरे बहुत सारे ऑपरेशन हुए। आपको दर्द नहीं हुआ था क्या? दर्द किसको नहीं होता। सुसाइड मोड पे भी आ जाते हैं। ये चीज़ें बहुत बार आया माइंड में, जब मेरे को डर था कि मैं ऐसे इस हालत में जॉब कैसे करूँगा, लोगों कैसे फेस करूँगा। मतलब मैं बहुत वो था अंडर कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा रहा, घर में रहूँगा, मैं चलेगा, मुझे मंजूर है, तो बाहर नहीं जा रहा घर से, मैं सिर्फ फाउंडेशन में रह रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें ना बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया मेरी लाइफ में। आज मेरे साथ प्रिंस है, और आप लोगों ने प्रिंस की फोटो भी देखी जब प्रिंस के ऊपर अटैक हुआ था, और प्रिंस की क्या सिचुएशन थी, कितनी प्रॉब्लम थी। बट लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है, उस माहौल को लेके मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। अब मैं डिस्टर्ब इसलिए हूँ क्योंकि पहले लड़कियों के ऊपर अटैक हुआ करता था, अब लड़कों पे भी अटैक होने लगा है। अब ये ज़्यादा होने लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें सामने हम लोगों के आने लगी है। दुख, चोट, क्राइम, किसी को पीड़ित करना, किसी के साथ वायलेंस करना, किसी के साथ कुछ भी करना, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, मुझे ऐसा लगता है क्राइम तो क्राइम होता है। और आपके केस को समथिंग 4 साल हो गए। हाँ, 4 साल हो गए केस को। सितंबर में ही, सितंबर 2021 में हुआ था। 2021 में हुआ था अटैक। और फिर उसके बाद प्रिंस का जो अटैक हुआ, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में भी पूछ रहे कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था, जो कि मैं प्रिंस की स्टोरी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और प्रिंस की स्टोरी जब प्रिंस ने अपने मुंह से बताया था, जिस टाइम पे प्रिंस उस हादसा होने के कुछ दिन के बाद हॉस्पिटल में ही थे, और द लक्ष्मी फाउंडेशन की पूरी टीम वहाँ पे पहुंची, फिर भी प्रिंस के अंदर इतना जज्बा था, इतनी हिम्मत थी, जैसे आप अभी भी देख रहे हैं। उन्होंने उसी तरीके से पहले भी हमसे बात की और अपनी स्टोरी को हमसे शेयर की। बट आज भी प्रिंस, क्योंकि बहुत सारे लोग ना, क्योंकि आज भी अब कहीं ना कहीं इन 4 सालों में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से डिसअपॉइंटेड है या अटैक हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है। दो चेहरे आज लोगों के सामने है कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं हम लोग, और हम लोगों के साथ इतना बड़ा क्राइम हुआ है। मेरे साथ 2005 में हुआ था, आपके साथ 2021 में हुआ ये अटैक। जिस टाइम पे अटैक हुआ उस टाइम पे आप कर क्या रहे थे प्रिंस? मतलब उस टाइम पे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप अभी पढ़ाई कर रहे थे। हाँ। जब मैं शेल्टर में आई, प्रिंस शेल्टर में ही रहते हैं, तो जब मैं शेल्टर में आई तो प्रिंस बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन उस वक्त में आप क्या सपना लेके चल रहे थे? उस वक्त में आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे? मैम उस वक्त ना, आपको पता है कि कुछ दिन पहले कोरोना था, तो लॉकडाउन था 2020 में। हाँ। तो उस टाइम हमारे कॉलेज से स्टार्ट हुए थे। तो कॉलेज तो मैं गया नहीं था क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। जैसे कॉलेज खुले तो मैं कॉलेज जाना स्टार्ट किया था मैंने 2021 में। फिर मेरे कुछ फोटोग्राफीज के कुछ थे, वो कर रहा था मैं साथ में, प्लस में मॉडलिंग कुछ ट्राई कर रहा था मॉडलिंग के लिए। उसमें मतलब अच्छी लाइफ थी मेरी, मतलब कॉलेज जा रहा था, साथ में पार्ट टाइम वर्क भी कर रहा था, तो पैसे वैसे भी आ रहे थे सही अच्छे खासे, और फोटोग्राफी भी चलती थी अच्छी खासी मेरी, और साथ में वो कुछ ट्राई करता हूँ मॉडलिंग के कोर्स के लिए। तो आप फोटोग्राफी किसके लिए करते थे? ऐसा मतलब प्रोडक्ट फोटोग्राफी किसी को करानी हो, किसी को कुछ वीडियो शूट कराना हो, या पोर्ट्रेट शूट कराना हो, तो सारे सब कुछ करते थे। हाँ। पर आप क्या करते थे अपने लिए, क्योंकि आपका मॉडल बनने का सपना था? तो मैंने 2-3 एजेंसी में ट्राई किया था। मतलब मैंने बहुत सारे उनके देखे थे कैसे ऑडिशन होते हैं, सब कुछ ऐसा होता है। मतलब मैं शायद मैं स्टार्ट करने जा रहा था उसकी, मतलब कॉलेज हो जाए लास्ट खत्म, देन मैं स्टार्ट चला जाऊँगा इस इंडस्ट्री में, ऐसा इस फील्ड में आपको जाना था कि आपको फोटोग्राफी करनी थी, एज अ मॉडल भी बनना था आपको, आपके सपने थे। लेकिन जिस टाइम पे हम मिले, आज भी वो सपने कल भी जिंदा थे, वो सपने आज भी जिंदा हैं आपके, ऐसा नहीं है। इवन हम आगे और भी बातें करेंगे, क्योंकि आज प्रिंस क्या क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि प्रिंस बिल्कुल बैठ गए, क्या क्या नहीं कर रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं प्रिंस।
प्रिंस क्या हुआ था ऐसा जो आपके साथ ये अटैक हुआ और एकदम सडन? क्या आपको पता था पहले से कि आपके साथ ये सब कुछ ऐसा होने वाला है, या आपको कभी भी उन दिनों में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था, उस टाइम पे कुछ भी ऐसा फील हो रहा था आपको कि मतलब ऐसा हुआ क्या था? शुरुआत हुई क्या थी ऐसी कि आपके ऊपर इतना बड़ा क्राइम हुआ, और किसने किया आपके साथ ये क्राइम? तो जिसने किया वो मेरे दोस्त ही थे एक्चुअली ना। एक शॉप थी, कपड़े की शॉप थी, क्लोथिंग की। वहाँ पे जाता था मैं, कुछ जो उनके होते थे, आते थे नए नए प्रोडक्ट, नए नए वो फैशन के कपड़े तो मुझे पहनने होते थे, तो वो उससे फोटो क्लिक करते थे जैसे आप उनके कपड़ों का प्रमोशन करते हाँ, थे, ये रहता हाँ, था। तो दिखाने के लिए तो सब मतलब बहुत ज्यादा हो गया ना जाना मेरा, तो बहुत क्लोज हो गए हम लोग। तो दूसरी बात ये है कि मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ पता चला कि नहीं चला कैसे इनका मतलब कुछ आते हैं जो इंस्टीट्यूशन या हाँ। सारे कुछ ऐसा कुछ नहीं था, एकदम सब कुछ एकदम एज इट इज नॉर्मल था, एज इट इज जैसा था वैसे एज इट इज। तो धीरे धीरे ना मैं उनके घर जाने लगा, तो मेरे उनके वाइफ से कनेक्शन मतलब बातचीत हुई जस्ट नॉर्मल ऐसे कि कैसे हो क्या क्या जैसे हो जाती है कि इंटरेक्शन होता है, आप मेरे घर भी आए हो और मेरी मम्मी से मिले जुले, वैसे ही सेम, सबसे मिलते जुलते वैसे ही आप मिले। हाँ वैसे ही सेम। तो ये चीज़ें हो गई, सब 1-2 साल हो गया। मैं उनके गांव भी जाके आया जहाँ उनका घर है राजस्थान में, वहाँ भी जाके आया था उनके साथ में, सब सही चल मतलब रहा एक था। अच्छे फैमिली फ्रेंड हाँ। बन गए वो आपके। कितना टाइम हो गया था आप लोग? हो गया था 1 साल से ऊपर, 1 साल जितना हो गया था। लाइक मैं उनको मिला था 2020 में, दिवाली के पहले। 2020 में दिवाली ऑलमोस्ट हाँ 1 साल हो ही गए थे। वो मैरिड कपल थे। हाँ, मैरिड कपल थे। तो ऐसा था फिर ये हो गया फिर चीज़ें। फिर इस चक्कर में ना, इस चक्कर में अपने पुराने दोस्तों, मेरे दोस्त थे ना, उनसे मैं बहुत दूर हो गया। अच्छा, उनकी फ्रेंडशिप की वजह से। क्योंकि मैं सब कॉलेज जाता था, कॉलेज से आता था उनके शॉप पे, अपना काम खत्म करता था, वापस घर से वापस कॉलेज ऐसा। तो मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें क्या हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, बट जो इनके शॉप वाले थे ना, उनके जो आजू बाजू में और शॉप थे, उन्होंने कुछ बताया, कुछ बोला था मेरे बारे में। मुझे नहीं पता वो बात क्या थी। किससे बोला था? जो मेरा फ्रेंड था जिसकी शॉप थी, उसका नाम भावेश था, वाइफ का नाम पूजा था। तो जो उसके सराउंडिंग और भी शॉप थे बहुत सारे। वो मतलब एक ऐसा मॉल टाइप होता है, तुम जाओ तो सब चीज़ मिल जाएगी जगह पे, वैसे शॉप जगह थी वो। सराउंडिंग और भी 2-3 शॉप थे। तो मुझे नहीं पता कि मेरे दोस्तों ने उनको क्या बोला या उन शॉप ने उनको क्या बोला। उनको शक हुआ कि मेरा और उनके वाइफ का कुछ ऐसा चल रहा है, हाँ, कुछ अफेयर है। हाँ, ऐसा। तो उन्होंने ना ये चीज़ मेरे साथ डिस्कस की, ना कुछ किया। मेरी इतनी ज़्यादा एक डाउट। हाँ, डाउट। मुझे इतनी ज़्यादा बात होती भी नहीं थी उनसे एक्चुअली। पूजा का ही मेरे पहले मैसेज आया था कि कुछ काम से, कि ये चीज़ है वो चीज़ है, तब मैंने रिप्लाई दिया था। मेरी बात होती भी नहीं थी उनसे कभी। एक चीज़ थी, उन्होंने मेरी चीज़ें मेरे साथ डिस्कस भी नहीं की। फिर जैसे ये कॉलेज खुले तो मैंने जॉब पर जाना धीरे धीरे कम कर दिया, कि उसमें कॉलेज वॉलेज थे, फिर और भी बहुत सारे काम थे, सूट्स आते थे बहुत सारे, तो उस चक्कर में तो कॉलेज रेगुलर होता गया। तो फिर मुझे मतलब कॉल आया 2-3 हफ्ते पहले, अटैक से 2-3 हफ्ते पहले, कि शॉप पे आओ ना, बहुत दिन से आए नहीं हो आप, कुछ काम है या कुछ कर लेते हैं बैठ के सूट उठ। तो मैं बोला कि मैं आज तो नहीं हूँ फ्री, कल आता हूँ, परसों आता हूँ, ऐसा मतलब मैं टालता गया। उस दिन आई थिंक मुझे याद है, उस दिन बारिश हो रही थी, सुबह 13 सितंबर था। तो उस दिन मैं कहीं जा रहा था, तो चल शॉप पे हूँ, मिल लेता हूँ एक बार आके उनसे। तो शॉप पे गया मैं बैठा, तो उतने में भावेश आया। भावेश भी शॉप पे था, तो वो आया, उसने बोला कि कहीं जा रहे हो? बोला हाँ जा रहा, थोड़ा काम है कुछ। तो बोला कि 1 मिनट में गाड़ी चाबी, मैं गाड़ी से आ रहा हूँ कुछ सामान लेके घर से। मैं गाड़ी चाबी दी उनको, घर पे गए, वो साथ में पूजा को घर से लेके आए बिठा के। फिर मैं ऐसे बैठा था शॉप के काउंटर के ऊपर, तो पूजा को लेके आए, तो वो लोग उधर कोई ना कुछ बात कर रहे थे, आई डोंट नो क्या बात कर रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। मैं अपना फोन चला रहा था, मुझे कॉल आएगा मेरे को, तो मेरे को जाना था, तो मेरे को कॉल आया, तो मैं निकलूँ यहाँ से। इतना पता नहीं क्या हुआ, सडन से मेरे पास ऐसा होता ना, कुछ कोई फेंकता है तो आपको सोचता है कि कुछ तो आ रहा है, तो मैंने देखा, कि ऐसा नहीं था मुझे, पर मैंने देख लिया कि क्या फेंका मेरी तरफ ऐसा। तो जैसे उन्होंने ऐसा किया, पूजा ने ऐसा किया, एक्चुअली वो आई थिंक पूजा के हाथ में था वो चीज़। जैसे मैं फेंका तो मैंने ऐसे देखा कि क्या है ये, वैसे सीधा इस साइड में राइट साइड पे आया पूरा वो। फिर सीधा मैं उसमें पहना था हाफ टी शर्ट और फॉर्मल पैंट, पूरी टी शर्ट बीच से फिर फट गई। तो मुझे लगा कि कुछ कलर टाइप में कुछ पिंक हुआ था, टी शर्ट को गिर गया वो। वो लेके किस में आए थे? वो थैले में लेके आए थे। थैले में था, और किस? कांच का ग्लास था, कांच की ग्लास होता है ना टम्बलर टाइप में, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है कांच का, ऊपर से वो सिपर टाइप होता है, वैसा कुछ था वो। मैं देखा नहीं, जार टाइप का था शायद, मतलब ऐसा बड़ा सा ग्लास था। जब हम आपके केस के लिए आए थे सूरत में, तो हमें पता ही चला था कि वो मग टाइप का कुछ लेके आए थे। ग्लास था बड़ा सा, हाँ, कांच का, उसके ऊपर ढक्कन था, वैसा कुछ था वो। मैं जब गया था ना अपने हियरिंग के लिए, तब मैं देखा था, मुझे दिखा था मेरे को चीज कि क्या था वो। और मुझे उस टाइम दिखा था, उस टाइम मुझे कुछ दिखाने की क्या फेंका क्या नहीं फेंका,
उसने ऐसा फेंका तो मैंने देखा क्या है, तो मेरे पूरी बॉडी पे गिरा वो। फिर जब मेरी टी शर्ट थी वो पूरी फट गई बीच से, टी शर्ट से निकाल के फेंक दिया। फिर मैंने पूछा कि क्या डाला है, क्या है क्या है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर उसी जहाँ वो बिल्डिंग में, उसी में 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर में बहुत सारे हॉस्पिटल थे ऊपर। तो मैं खुद वहाँ से निकला बाहर, शॉप से हॉस्पिटल लिफ्ट ली मैंने, 4th फ्लोर गया था मैं, 4th से 3rd फ्लोर गया था मैं। वहाँ पे हॉस्पिटल था वेदांत नाम का। तो एक्चुअली वो बर्न्स हॉस्पिटल था भी नहीं, हॉस्पिटल था हड्डियों का। बस आप कैसे भी करके बस चले पहुंच गए, गए, अकेले भागे आप उस टाइम पे। मुझे तो पता चला कि है क्या चीज, मुझे हाँ, पता था कि कि ऐसा कुछ हॉस्पिटल है जाना भी। है आपको। हाँ हाँ, मुझे नहीं पता था कि ये चीज एसिड है, क्योंकि मैंने आज तक इसे देखा नहीं था। मैंने कोई मूवी देखी थी जिसमें ये चीज हुई हो। आपकी मूवी आज मैं सोचा देखूंगा, वो भी मैं देखने नहीं गया था, क्योंकि बाद में कुछ लॉकडाउन आ गया, फिर चीजें रह गई ऐसी कैसी। मुझे समझ नहीं आई कि ये चीज है क्या। तो फिर मैं बस गया तो वहाँ पे उनको पता नहीं चीज है क्या। फिर पूरी बॉडी एकदम ब्लैक हो चुकी है, पूरा एकदम स्किन एकदम वो एकदम हार्ड हो चुका है। तो उन्होंने बस लिटा दिया और जब मेरे पे पट्टी कर दी पूरी। अच्छा, और कोई दवाई लगाई? मतलब उन्होंने वो लगाया क्रीम जो लगाते हैं बर्न्स, नॉर्मली क्रीम उन्होंने यूज, उनको चीज का आइडिया है नहीं, वो हड्डी था डॉक्टर थे। हाँ, तो इसके लिए तो फिर आप कैसे पता चला फैमिली को, और आप मेन बर्न हॉस्पिटल कब पहुंचे? तो जैसे कि वहाँ तो सब जानते थे जहाँ पे मैं था, तो सबको पता था कि मैं किसका दोस्त हूँ किसका नहीं। तो उन्होंने मेरे किसी फ्रेंड को फ़ोन किया, मेरे फ्रेंड ने फिर आगे एक फ्रेंड को फ़ोन किया, आगे वहाँ फ्रेंड से फिर मम्मी को पता लगा कि ऐसा कुछ हो गया है। फैमिली आए, सारे दोस्तों सब आए, तो फिर ऐसे चलता रहा 7-8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। फिर आई थिंक आप लोग आए थे, फिर आप लोग से कनेक्ट हुआ था हमारा। तो आपने बोला था कि ये तो वो चीज़ है नहीं, वो जगह है नहीं जहाँ तुम्हें होना चाहिए। फिर आपने बोला था ट्रांसफर मेरा सिविल में बंस हॉस्पिटल में। उस टाइम शायद एंथनी सर भी आए थे। एंथनी, मैं और अमर, हाँ, तीनों लोग आए थे। तो वहाँ पे चला ऑलमोस्ट समझ लो 5 to 6 में चला पूरा। उन्होंने 2-3 सर्जरी की मेरे ऊपर। उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हुआ मेटास हॉस्पिटल में जो प्राइवेट है, तो वहाँ पे मेरा स्किन ग्राफ्टिंग हुआ था। बस फिर इसके बाद और कोई ऑपरेशन हुआ इसके बाद। तो सडन अटैक होने के बाद वो लोग कहाँ गए? कुछ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं था उनसे मेरा। उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे? नहीं, कोई कांटेक्ट कुछ नहीं, ना मैंने किया ना उन्होंने किया, ना कभी ट्राई किया। क्योंकि अब वो चीज़ें तो हो गई, अब चीज़ें तो चेंज हो सकती नहीं, चाहे कांटेक्ट कर लो, चाहे अटैक कर लो, चाहे बातचीत कर लो। वो चीज़ें अटैक से पहले होती तो फिर शायद ये चीज़ नहीं आती सामने। पहले बातचीत कर सकते थे हम, बैठ के सॉल्व कर सकते चीज़ें, बट वो चीज़ तो हो गई, अब तो बहुत लेट हो उस चीज़ के लिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं कांटेक्ट। तो उनकी शायद बच्चा भी है एक? हाँ, 2 बच्चे, एक बच्चा था उस टाइम पे 4 साल का या 5 साल का था वो बच्चा। आज वो बच्चा काफी बड़ा हो गया होगा। तो उसके बाद फिर केस में क्या रहा आपके? केस में चल रही थी हियरिंग। फिर मैं अभी लास्ट ईयर गया था मैं अपने साइड शो देने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई थी, कैसे हुई थी, सब बताया मैंने उनको। फिर उन्होंने बस सुना मेरे साइड से। फिर उसका उनको रिप्लाई नहीं आया मेरे साइड, उनके साइड से मेरे लिए। ये भी शायद वो लोग आ रहे हो, आई डोंट नो, वो लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो 3 तारीख के लिए। मुझे नहीं बुलाया इसके बाद से। तो अभी वो अंदर है या बाहर? वो तो बाहर है, वो तो बेल पे आ गए थे। बेल पे आ गए हैं, मतलब वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं। अगर हम देखें तो कानूनी तौर पे अभी तक उनको कोई पनिशमेंट नहीं हुई है। कहीं ना कहीं यहाँ पे पनिशमेंट कोई और नहीं, यहाँ पे हम झेल रहे हैं। यहाँ पे पनिशमेंट प्रिंस और प्रिंस की फैमिली झेल रही है, क्योंकि क्रिमिनल वो थोड़ी ना थे, क्रिमिनल तो प्रिंस थे। तो इसीलिए आज वो अपनी जीवन में भुगत रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भुगत रहे हैं। प्रिंस, ये अटैक होने के बाद मतलब बहुत सारे लोगों का ना माइंडसेट ऐसा हो गया है, माइंडसेट ऐसा है कि पहली चीज तो ये कि अच्छा लड़कों पे भी होता है। लोगों को इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि एसिड अटैक लड़कों पे भी होता है। ठीक है, हमारा एनजीओ द लक्ष्मी फाउंडेशन मोस्टली हमारी यही कोशिश रहती है, क्योंकि ऑफ कोर्स 90% केसेस लड़कियों के ऊपर होते, तो 10% केसेस लड़कों पे भी होते हैं एसिड अटैक। जब भी मैं किसी प्रोग्राम में जाती हूँ और वहां पे जाके ये बात बताती हूँ तो सबके मुंह से हॉ करके निकलता है, सीरियसली? मतलब क्वेश्चंस होते, क्यों, किस लिए, क्या रीजन है? तो पहला रीजन आपको समझ में आ गया कि क्या रीजन है। सिर्फ एक डाउट के वजह से, उनका डाउट था और उन्होंने एसिड अटैक कर दिया। एक मतलब एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला पर्सन, उसकी लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया। उसको ये लगा कि खत्म। उसने एसिड ये सोच के नहीं डाला जान से मार दो, उसने ये सोच के डाला कि इसकी स्मार्टनेस को ही बिगाड़ दो। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता, ये लड़कों के लिए भी होता है। मैं इन लोगों के जो सोशल मीडिया में लोग सवाल करते हैं ना, आज मैं उनके तरफ से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मुझे बहुत पेन हुआ, ठीक है, मुझे बहुत दर्द हुआ, मेरे बहुत सारे ऑपरेशन हुए। आपको दर्द नहीं हुआ था क्या? दर्द किसको नहीं होता? ये उनको बताओ कि दर्द किसको नहीं होता।
डर तो सबको होता है एक्चुअली ना। जब हुआ ना मैं तो आई थिंक 3 से 4 मिनट में शौक में था कि मेरे साथ चीज़ हो गई। मेरे को इस चीज़ को वो करने में एक्सेप्ट करने में क्यों लग गया 3 से 4 महीने कि मेरे साथ ये चीज़ हो गई है, अब इस चीज़ से बाहर कैसे आऊँ मैं। अराउंडिंग में जो दोस्त यार थे, फ्रेंड्स थे, गर्ल्स में भी फ्रेंड रही होंगी, बॉयज़ में भी फ्रेंड्स थे, कुछ फ्रेंड्स ने तो आपको बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे, क्योंकि कुछ ऐसे फ्रेंड भी जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया, हमारी फाउंडेशन से लोग भागे आपकी तरफ आए हाँ, दौड़ के। तो उन फ्रेंड्स को भी उनका नाम एक बार आप बताओ कि जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया था। भाई ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी दोस्त हैं जो पूरी तरीके से मतलब पूरी जिंदगी उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करने का पूरा हक है हमारा, कि कहीं ना कहीं उनके वजह से भी आज आप उस जगह पे हो जहां आपको होना चाहिए था। तो मैं उन लोगों की भी बहुत थैंकफुल हूँ, आभार है कि आपके सोसाइटी में ऐसे लोग भी रहते हैं जो हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। दोस्त रहे वैसे साथ में हमेशा, अभी भी है वो दोस्त ही है, दोस्त है। और जो गर्ल्स में भी फ्रेंड्स, गर्ल्स में तो मतलब बेसिकली होती नॉर्मल बातचीत होती है कि कैसे हो, क्या है, क्या चल रहा है, कहाँ हो आजकल, मतलब होती है। वो वाली फ्रेंडशिप आज भी है जो फ्रेंडशिप कल तक थी, जो पहले थी वो आज भी ऐसी है। जो दोस्त थे वो दोस्त थे, जो नहीं थे उससे तो मतलब नहीं फिर तो पूछने का। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ नहीं होते। रिलेटिव्स तो वैसे उतना कम मिलता जुलता था नहीं इतना पहले कभी। तो पता सबको पता है कि हाँ ऐसा ऐसा हो चुका है, तो सब पूछते हैं हाल चाल की, कैसा है, रिकवर किया कि नहीं किया, क्या कर रहा है आजकल, मतलब बातचीत होती है। सब रिलेटिव सब कुछ सही है। और आसपास के जो लोग हैं सभी को पता है, वो तो सब घर आते हैं, पता है। लेकिन क्या है कि आप एक लड़के हो, सवाल यहाँ पे उठता है कि आप एक लड़के हो, तो क्या आपको उस समाज से एक होता है ना कि वो वाली एक सहानुभूति होती है जो लड़की को बेचारा बना दिया जाता है या लड़कियों को ज्यादा सपोर्ट मिलता है? क्या आपको, ठीक है हमारी फाउंडेशन आपके पास पहुंची, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको मदद नहीं मिल पाती है, क्या आप उस चीज को मानते हो कि शायद वक्त से पहले ही, मतलब जो लोगों को आज भी आप देखते होंगे, कई लोग जिनको मदद नहीं मिलती, उन लोगों के साथ क्या होता है, उनको ऐसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सालों तक लोगों के बीच में, समाज के बीच में आई ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता था, पता है मीडिया वाले आते थे, इंटरव्यू करके चले जाते थे, अपना मतलब जो भी उनको मतलब होता था इंटरव्यू लेते थे, चले जाते थे, सपने दिखा के कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, आपको जॉब दिलवाएंगे। मेरा उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन बड़ा नहीं था, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि आप मुझे नौकरी दिलवा दो, मेरा इससे ज्यादा कुछ नहीं कि मैं अपनी फैमिली को पाल लूं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का एक रवैया होता है, लोग बहुत ऐसे मतलब भुगताते हैं आपको। कई बार आप ऐसी सिचुएशन में भी चले जाते हैं कि आप सुसाइड मोड पे भी आ जाते हैं। तो कभी आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि नहीं अब बस मेरे से नहीं हो पाएगा? ये चीज़ें बहुत बार आए माइंड में। जब मैं वहाँ था सिविल हॉस्पिटल में, बंस डिपार्टमेंट में, वहाँ तरह तरह के लोग आते थे रोज़, क्योंकि वहाँ वो डिपार्टमेंट पूरा उसका था, बंस लोगों का सारे, मतलब कोई बिजली से जल गया है, कोई आग से जल गया है, तो उनको देखता था कि भाई वो चीज़, वो लोग अपनी लाइफ जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी कर सकता अपनी लाइफ जीने के लिए स्ट्रगल। तो पर वो चीज़ वो टाइम था, और आज वो दिन याद आता है, सोच के आता है कि भाई कितना दूर आ गया उस चीज़ से मैं। लाइक मतलब वो दिन क्या दिन थे, आज क्या दिन है। आज मैं अपनी तरह कमा रहा हूँ खुद से, जो चाहे वो चीज़ें कर रहा हूँ, जो चाहिए वो लेके आ रहा हूँ, फैमिली को प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर मेरे से पॉसिबल हो पा रहा है तो। मतलब वो चीज़ें बहुत ही पीछे रह गई हो तो अब वो तो चीज़ें मेरे माइंड में आती भी नहीं चीज़ें। वो कैसा कुछ था मेरी लाइफ में, ऐसा कोई दिन आया था जब मैं 6 महीने या 1 साल हॉस्पिटल में बैठा हुआ था और रो रहा था कि कब रिकवर होऊंगा, कब इस चीज़ से बाहर आऊँगा। आज वो चीज़ें, मतलब वो लाइफ ऐसा मेरा वो हो गया, सराउंडिंग या इन्वायरमेंट कह लो, या मेरे ऑफिस का वो कल्चर या वो कलर, लोग ऐसे है कि मतलब बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं, मतलब लोगों का प्यार है ना, वो प्यार अभी भी मुझे मिल रहा है वैसे का वैसे। वो चीज़ें ना मेरी लाइफ से बहुत पहले निकल चुकी है। और पता है मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मतलब मेरे पे अटैक हुआ था September 13 को, और नेक्स्ट ईयर ऑन सेम डे मैंने दिल्ली के लिए ट्रैवल किया था जॉब के लिए। मतलब इट्स लाइक 1 साल में बस उस चीज़ में रहा, फिर वहाँ से मैं बाहर निकला, मैंने दिल्ली आया, दिल्ली घूमा, मैं जॉब स्टार्ट की यहाँ पे, बस चीज़ें ख़त्म हो गई, सब चीज़ें, वो चीज़ें वहीं की वहीं रह गई। यहाँ आया मैं, नई लाइफ स्टार्ट हुई, नया मैं बन गया। वो चीज़ें मतलब वो चीज़ें माइंड में ही नहीं रही मेरे कि वो चीज़ें ऐसी थी, मैं हॉस्पिटल में था नहीं। बहुत रैली कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत डाउनफॉल आता है, तब ये चीज़ याद आती है कि वो चीज़ भी थी, तो ये चीज़ तो क्या है, चीज़ तो यूँ निकल जाएगी। फिर जब उतनी बड़ी चीज़ से हम निकल चुके थे, छोटी छोटी चीज़ें तो फिर कोई मायने नहीं रखती लाइफ में। मेरा एक सवाल है फाउंडेशन के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडेशन कभी एक से नहीं होता, सबसे होता है। तो क्या आप
खुश है कि जो द लक्ष्मी फाउंडेशन है उसने उस फाउंडेशन ने आपको सपोर्ट किया, वो प्यार दिया? तो मैं खुद बोलूँ तो बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा बहुत, क्योंकि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि हमें ना कुछ चीज़ का कुछ आइडिया था कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपसे हमारा कनेक्ट होता है ना, एक्चुअली होता है हमारा आपसे कनेक्शन, मेरा एक फ्रेंड है, इसका भाई है छोटा, तो छोटा भाई और मैं छोटा भाई, दोनों क्लासमेट थे और हम दोनों क्लासमेट थे। तो उसके छोटे भाई ने आपको कनेक्ट किया था, फिर वहाँ से बातचीत हुई, क्योंकि अगर ये नहीं होता ना तो हम वही होते वो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में, वहीं हमारी सर्जरी होती, सब कुछ हमारा वहीं पे होता, वही चल रहा होता। तो वो चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया कि वहाँ से हम निकले, फिर जहाँ जाना चाहिए वहाँ गए, वहाँ से फिर और दूसरी जगह गए, फिर और अच्छी चीज़ें हुई। मतलब एक तरह से ना बहुत बड़ा हाथ है लक्ष्मी फाउंडेशन का मेरे रिकवरी में। फिर रिकवर कराया, फिर मेरे को जॉब के लिए वो किया, मैं तो पता जॉब के लिए आ नहीं रहा था, फिर आपसे बात हुई तो पता जॉब के लिए आपने को समझाया कि कोई बात नहीं आ जाओ। मेरे को डर था कि मैं ऐसे इस हालत में जॉब कैसे करूँगा, जॉब कैसे लोगों कैसे फेस करूँगा। मतलब मैं बहुत वो था अंडर कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा रहा, घर में रहूँगा, मैं चलेगा, मुझे मंजूर है, तो बाहर नहीं जा रहा घर से मैं। फिर मेरे आपसे बात हुई, आपने समझाया कि कोई बात नहीं, प्लीज़ चीज़ें धीरे धीरे होती है एक साथ में, तुम चाहो तो नहीं हो पाएगी चीज़ें सारी सही। मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ कोई बात नहीं, चल ट्राई करते हैं, नहीं हो तो वापस आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो फिर मैं किसी तरह ट्रैवल किया मैंने दिल्ली सूरत से, फिर एक दिन गया ऑफिस में, दिखा ऑफिस में सब ठीक था, मतलब सब ऐसे लाइक नॉर्मल जैसे लोग होते हैं, बातचीत करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, सब चीज़ें सेम थी। तो इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं कोई रहने की जगह देख, तो पहली बात तो ये मुझे पता नई सिटी में जाना कहाँ है, रहना कहाँ है, तो मुझे बुलाया, रहने की जगह दी। यहाँ पर अभी भी वहीं पर रह रहा हूँ मैं, लक्ष्मी फाउंडेशन में रह रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया मेरी लाइफ में इन चीज़ों ने, कि जब मुझे रहने की जगह मिली, अच्छे लोग मिले, अच्छी जॉब मिली, तो जॉब पे भी अच्छे लोग मिले, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हुआ मेरे रिकवरी फेज में चीज़ें हेल्पफुल। आज जो बार बार वो जिस जॉब के बारे में बात कर रहे हैं प्रिंस, वो जॉब इंडिगो ने, एक सर है थॉमस सर जो पायलट हैं, और मेरी उनसे मुलाकात इंडिगो की फ़्लाइट में हुई थी, और उन्होंने पूरी फ़्लाइट में एक अनाउंसमेंट कराई थी जो मुझे बहुत खुशी मिलती है और वो यादगार रहती है। फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने स्पेशली मुझसे फ़्लाइट लैंड होने के बाद वो स्पेशली मुझसे मिलने के लिए और मुलाकात हुई। और कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है प्रिंस की, उन्होंने मुझसे बात किया, फिर हमारी फाउंडेशन ने इंडिगो से कनेक्ट किया, और कनेक्ट होने के बाद फिर आज आप इंडिगो में जॉब कर रहे हैं। और इंडिगो की मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक आप दूसरी लाइन पे लगे थे और इनको फोटोग्राफी सीखनी थी, तो उन्होंने स्पेशली प्रिंस को फोटोग्राफी की ही लाइन में डाला। कि जिस पॉजिटिविटी के साथ आप अपने घर से निकले, और जो आपने अपने अंदर आत्मा के साथ सोचा कि नहीं मैं देखता हूँ, क्योंकि आपने एक तरफ नेगेटिव भी थे, एक तरफ पॉजिटिव भी थे, बट आपने कदम तो बाहर निकाला, आपने ये भी तो सोचा कि मुझे करना है। जब तक इंसान ये नहीं सोचेगा कि मुझे करना है, तो वो कहाँ से कर पाएगा। ये तारीफें तो हम आगे लेके चलेंगे, अच्छी अच्छी बातें हम आगे करेंगे, ताकि हम नेगेटिविटी चीज़ों को भूल सके। प्रिंस, अटैक की पहली लाइफ और अटैक के बाद की लाइफ में क्या फ़र्क है, कैसे देखते हो? मतलब पहले तो लाइफ तो कह सकते हैं, क्योंकि तो उस टाइम तो उतनी एज थी मेरी, 19-20 साल का था मैं उस टाइम पे। तो लड़कियों को वही होता है, अगर लड़के गाँव में रहे तो उनको पता था कि क्या स्ट्रगल होता है। हम तो ठहरे शहर वाले लड़के, बचपन से शहर में ही पड़े बड़े हैं, तो इतना पता नहीं स्ट्रगल होता क्या है, क्या लाइफ है क्या नहीं। घूम रहे फिर रहे, मौज कर रहे, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, अपना खाओ पियो मस्त रहो। उस टाइम हमारे कॉलेज वाले चल रहे थे, तो उतना बड़ा था नहीं, पैसे वैसे सब कुछ थे, कॉलेज थी, अच्छी लाइफ चल रही थी, तो उतना कुछ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था। जब ये चीज़ें मेरे साथ हो गई, मैं चीज़ों से बाहर आता तो पता लगा कि मेरी फैमिली कंडीशन कैसी है, मैं इनको क्या करना चाहिए कि मैं इनको थोड़ा ठीक कर सकूँ। तो मतलब बहुत एक तरह से आप तुम पे वो हो गया था, तुम घर की सबसे बड़े लड़कियों तो तुम्हें वो हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की, तुम्हें घर संभालना है आगे जाके, तो तुम्हें कुछ अच्छा करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। मतलब बहुत ही अलग चीज़ हो गई वो पहले से लेके अभी तक। पहले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई वो चीज़ नहीं थी जिम्मेदारी टाइप में, अभी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ रहा है क्या, बन गया हूँ इवेंचुअली देखा जाए। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहूँगी, पेरेंट्स का क्या रोल था जब अटैक हुआ, तो उस टाइम पे क्या रोल था पेरेंट्स मेरे स्टार्टिंग से सपोर्टिव रहे हैं, उनका कोई मतलब वो नहीं ऐसा कि अटैक इससे पहले भी सपोर्टिव ही रहे स्टार्टिंग से लेके। क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स जो है ना, मेरे को लगे बहुत वो है कि कोई बात नहीं, तू कर लेगा चाहे कोई भी चीज़, चाहे 10th का एग्जाम था मेरा, 12th का एग्जाम था मेरा। तो जब अटैक हुआ
तब मेरे दोस्त यार तो थे ठीक है, बहुत अच्छे थे। मेरे पेरेंट्स ने बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरा, बहुत ही ज़्यादा। कि जैसा बताया जाए तो सिविल हॉस्पिटल में ना ड्रेसिंग के लिए ना तुमको अलग से डॉक्टर नहीं मिलता। तुम अपनी ड्रेसिंग खुद खोलते हो, फिर डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, अगर ठीक रहा तो फिर वो ड्रेसिंग कर देंगे, तो फिर ड्रेसिंग तुमको खुद करनी पड़ती है। तो सारी चीज़ें मेरे पेरेंट्स ने की है। बाद में वहाँ से आने के बाद घर पे भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे शायद मैं खुद को नहीं समझता था कि मैं स्टेबल नहीं हूँ। उस समय मैं मतलब मेरी बहुत हेल्प की पेरेंट्स ने। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल बोलूँ तो मेरे पेरेंट्स का ही था कि मैं उन चीज़ों से बाहर आ चुका हूँ। तो ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब आपके ऊपर ये हादसा हुआ तो सबसे पहले पेरेंट्स ही दौड़े और पूरी तरीके से पिलर बन के उन्होंने आपके साथ वो खड़े ही रहे और उन्होंने इतना आपको मजबूत कर दिया। अगर आज एक तरीके से आपकी मम्मी ने, पापा ने दोबारा से आपको जन्म दिया है, दोबारा उस जिंदगी में आप वापस आए हो, आप मौत के मुंह से फिर वापस लौट के आए, और उसका पूरा क्रेडिट उन पेरेंट्स को जाता है। क्योंकि जब मैं आई तो आपकी मदर की, आप अगर वो वीडियो देखे, पुरानी वीडियो आपकी मदर के साथ, तो वो उनके जो वो आंसू थे, मैं उसको नॉर्मल आंसू नहीं कहूँगी, वो खून के आंसू, जो आपके पापा का जो वो अंदर से वो एहसास, वो सारी चीज़ें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि चलो अगर अटैक नहीं हुआ होता तो 2 साल 4 साल 5 साल के बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते ही, हाँ। लेकिन ये जिम्मेदारी आपके कंधे में उससे पहले आ गई। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जिम्मेदारी लेके आपको खुशी ही मिल रही होगी, क्योंकि इतनी कोई बहुत बड़ी वैसी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी, और हम सबको लेना ही पड़ता है एक समय के बाद। जब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के लिए क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए कि पूरा क्रेडिट उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, ऐसे पेरेंट्स को जो कभी करके भी नहीं बोलते हैं। हाँ, कई बार डांट भी पड़ जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ती है, और कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है, कई बार पेरेंट्स बोल भी देते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम भी तो तंग करते हैं ना अपने माँ बाप को, तो कई बार वो गुस्से में कह भी देते हैं हमसे कि हमने तुम्हें कितना वो कर दिया, बड़ा कर दिया, फिर ये सब हो गया, और उसके बावजूद भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो कभी निकाल के अपनी ज़िंदगी से फेंक नहीं देते हैं, ये चीज़ होती है। बट अच्छी बात ये रही प्रिंस की बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम लगता है हीलिंग होने में, ठीक है, और पेन सबको एक सही होता है, ब्लड सबको निकलता है। जैसे ही आप लोगों ने प्रिंस की फ़ोटोज़ देखी है ना, वो तो फोटोज़ है, लेकिन रियलिटी में प्रिंस की पूरी बॉडी में अटैक, सोच के देखिए कि वो पूरा जार भर के एसिड डाला गया है, जो कि प्रिंस का आप वो लेफ्ट साइड देख रहे हैं, राइट साइड पूरा का पूरा बर्न हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि प्रिंस की लाइफ में इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। और मैं ये मानती हूँ कि इतना बड़ा क्राइम होने के बाद अगर इंसान खड़ा हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग ये मत बोलो कि लड़कों को दर्द नहीं होता है, और जो समाज में चल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मैं नहीं मानती इस चीज़ को लेके कि तेज़ाब के बदले तेज़ाब। अगर शायद यही करना होता तो शायद प्रिंस भी आज जेल में होता, प्रिंस, मैं भी जेल में होती, अगर हमारे थॉट लेवल भी यही होते। चलो अब हम आते हैं वापस दिल्ली। तो दिल्ली में आके आपका सफ़र बहुत खूबसूरत हो गया, तो अब वापस जाने का मन करता है सूरत? अब तो चीज़ें सेम रही नहीं है पहले जैसे, तो उतना कुछ है नहीं। दिल्ली भी सही लग रहा है, सूरत भी अच्छा था, तब दिल्ली था कितना मैं वो करके बोल रहा हूँ कि सूरत भी अच्छा था। मतलब एक होता है ना अंदर से कि आ गए और उसके बाद वहाँ घर जाते हो तो ऐसा लगता है कि जल्दी से फटाफट जाओ, और अब मेरा वो एक सर्कल ऐसा नहीं, यहाँ रहता होता कि यहीं पे रहना है, घर नहीं जाना। अच्छा, घर पहुँचते घर पे बस घर रहना, वहाँ नहीं जाना। दोनों का अपना अपना अलग अलग कंफर्ट है, अलग अलग कंफर्ट है। ये अच्छी चीज़ बोली है प्रिंस ने। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी खुशियाँ, एक तरीके से बहुत खूबसूरत फूल की तरह आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अभी ट्रीटमेंट में क्या क्या चल रहा है आपका? फिर ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे डॉक्टर है, डॉक्टर शरद गुप्ता करके, स्किन के डॉक्टर है, तो उनसे ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी मेरा कुछ दिन पहले ये जो स्वेलिंग होती है उसके लिए कुछ इंजेक्शन दिया मेरे को, ट्राइकॉट का। फिर ये आई के लिए कुछ बातचीत चल रही है अभी, तो आई थिंक नेक्स्ट विंटर में कर सकते हैं आई का भी सर्जरी। तो चीज़ें धीरे धीरे चल रही है, मतलब उन्होंने बोला कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे, तो चीज़ें सही तरीके से चलती रहेगी। प्रिंस, आपको मॉडल बनना था, कुछ समय पहले आप मॉडल भी, आपने एक स्टेज में परफॉर्मेंस भी दी है, 100 स्टार किया,
तो स्टॉपर थे आप उस शो के। आप जानते ही होंगे चेन्नई की संतोषी जी है जो बहुत ही बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, और उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे बुला के वहाँ पे रैंप वॉक करवाया। तो क्या फीलिंग थी, आपने क्या वेयर किया हुआ था? मतलब बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा क्राउड था वो। मैं तो लग रहा था कि जाऊँ कैसे इन लोगों के सामने, इतने सारे लोग थे। पर किधर मैं चला गया, वो आदमी मेरे को बुलाया तो मतलब उनको पता होगा कि कौन आ रहा है, किधर चला गया। फिर मैं तब सारे फिर उन्होंने बहुत इंकरेज किया। जैसे मेरा वॉक का टर्न आया, मतलब इट्स लाइक कि कुछ अलग ही फीलिंग थी वो, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश था मैं कि इतना लोग मेरे लिए चीयर कर रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स आ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा गूज़बम्स आ रहे थे कुछ टाइम मेरे को। बहुत ही अच्छी फीलिंग था वो। मतलब आज तक मेरे को फीलिंग याद है कि कैसे लोग मेरे चिल्ला रहे थे, मेरा नाम बोल रहे थे कि प्रिंस प्रिंस प्रिंस। क्या वेयर किया हुआ था आपने उस टाइम पे? मैंने किया था साउथ इंडियन ट्रेडिशनल वेयर किया था मैंने। धोती, नॉट लाइक धोती, क्या बोलते हैं वो लोग उसको, धोती टाइप ही होता है कुछ, धोती कुर्ता, वाइट ऑफ वाइट कलर का धोती कुर्ता था, वहाँ का ट्रेडिशनल है वो। और बहुत ही आप स्मार्ट लग रहे थे वहाँ पे। जब हमारे पास पिक्चर्स आई थी तो हम लोगों के मुंह से वाओ निकला था, और ऑफ कोर्स ही बात है जब हम लोगों के मुंह से वाओ निकला तो आपका तो वहाँ पे अलग ही लेवल मेकअप हुआ आपका वहाँ पे। और संतोषी जी कितना खुश थी, बहुत खुश थे वो तो। उन्होंने आपके साथ रैंप वॉक भी किया। साथ में किया मेरे साथ। वो एक अलग ही एक पल था। तो उस पल को आप कितनी बार देखना चाहेंगे अपनी लाइफ में? क्या आप हमेशा रोज वो आप अपनी लाइफ में हमेशा देखना चाहेंगे? तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी मनीष मल्होत्रा जी से भी कि आप भी अपने शो में प्रिंस को बुलाए और वहाँ पे शो स्टॉपर बनाए। शो स्टॉपर ना सही तो कम से कम मॉडल तो बना दे आप। और ऐसे में बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में शोज़ करते हैं, तो वो आप लोग ज़रूर प्रिंस को इनवाइट कर सकते हैं और प्रिंस के सपनों को पूरा कर सकते हैं, जैसे इंडिगो प्रिंस के सपनों को पूरा कर रहा है। अभी आप स्टडी कर रहे हैं, अभी स्टडी में क्या कर रहे हैं आप? तो मैंने हाल ही में एडमिशन लिया कॉलेज के लिए। मैंने ग्रेजुएशन बिकॉज ऑफ द अटैक मेरी ग्रेजुएशन रह गई थी बीच में सडन, तो मैंने छोड़ दिया उसको। अब आई हैव टू गो सूरत उस चीज़ के लिए वापस, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है अब। फिर मैंने नया एडमिशन लिया दिल्ली में अमेठी के अंदर, फर्स्ट ईयर, तो पढ़ रहा था उसकी चीज़ें। तो अभी वो जॉब भी करते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबल भी हो चुके हैं, और साथ साथ अपनी स्टडी भी कर रहे हैं और अपने सपनों को भी पूरा कर रहे हैं। और प्रिंस, सबसे बड़ा मैटर जो सोशल मीडिया में छिड़ा हुआ है, जो समाज में छिड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब इसी समाज से हैं, हमें पता है कि समाज ने हमारे साथ क्या किया है समाज, पर हम भी इसी समाज से आते हैं, हम अपनी इंसानियत को भूल नहीं सकते। मेरा सवाल है आपसे कि जो चीज़ें सोशल मीडिया में चल रही है, जो लोग मीम्स बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वो ब्लू डब्बे को लेके, बहुत कुछ को लेके, मतलब आप उस चीज़ के बारे में लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मैम ऐसा है ना कि मतलब जब हमारा जन्म होता है फिर हम मरते हैं, लाइक बर्थ और दैट, बी और डी के बीच में आता है सी, चॉइस तुम्हारी रहेगी हमेशा। तुम्हें चीज़ों पे कैसा रिएक्ट करना है, तुम्हें चीज़ें किस तरह से हैंडल करनी है। ये लोग जो है ये आज मजाक बना रहे हैं, कल एक ऐसा, मैं नहीं चाहूँगा ऐसा कभी हो, बट कभी इनकेस कुछ किसी के साथ भी ऐसा हो तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है उन लोगों को, उसकी फैमिली को, उसके रिलेटिव्स को, दोस्तों को, कि ये चीज़ें इस अलग वे, किस वे में बाहर जा रही है। बहुत बुरा उनके साथ, ऑब्वियसली जिसकी फैमिली थी, जिसके दोस्त यार जो भी थे, बहुत बुरा हुआ। पर चीज़ें कुछ अलग वे में बाहर जा रही है, वो लोग उसको हंसी में ले रहे हैं, लोग उसको मस्ती मजाक में ले रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है। बट वो चीज़ें अगर जाके और बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग है। आप देखा होगा कि ये कुछ 1-2 सालों से चीज़ें आ रही है कि सब लड़कों पे ऐसी चीज़ें हो रही है, लड़के फेस कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं जो कर रहे हैं उनको कहीं और से वो मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, हम सही है, ये गलत है। चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही, चीज़ें और बिगड़ जा रही है, लास्ट में खराब हो जा रही है पूरी तरीके से। एज अ बॉय, आप एक लड़के हैं, एज अ बॉय आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? जैसे मेरा ये हुआ तो मेरे बहुत चैलेंजेस होंगे कि शादी करनी है, शादी कैसे हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। और आजकल जो इंसिडेंट हो रहे हैं इसमें तो बिल्कुल इच्छा नहीं शादी करनी है, कि शादी के लिए लोगों को डर सा हो गया कि पता नहीं, मतलब अलग से लोग हो गए आजकल की, मतलब पता नहीं कैसे होगा शादी के बाद,
चीज़ें खराब भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी शादी की बात आपने की, मैं शादी के ही बारे में आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप बिलीव किस पे करते हैं, लव मैरिज पे या अरेंज मैरिज पे, या किसी भी मैरिज पे नहीं? मैं ऐसा कुछ है नहीं, चीज़ें तुम्हें समझ आनी चाहिए, तुम जिसके साथ हो चीज़ें उसको समझ आनी चाहिए। दुनिया वाले तो बोलते रहेंगे कि लव अरेंज ये वो, ये कास्ट नहीं है, वो कास्ट नहीं है, वो चीज़ें तुम्हारे लिए मैटर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें उसके साथ रहना है, उसको तुम्हारे साथ रहना है, और तुम दोनों आपस में खुश हो, आपस में एक दूसरे का सुख दुख में साथ दे पा रहे हो सही तरीके से, तो शादी कर लो, चाहे डजंट मैटर अरेंज हो, लव हो, कुछ भी हो। बट लेकिन अरेंज मैरिज में ये नहीं पता होता ना कि क्या वो लड़की एग्री है या नहीं। अरेंज मैरिज में तो कई बार पेरेंट्स का होता है ना मैटर मेन, कि पेरेंट्स ही पसंद करते हैं, पेरेंट्स करवा देते हैं शादी, और वहाँ पे फिर वो लड़का लड़की का समझ में नहीं आता। कई बार ऐसा है कि आप खुश नहीं हो लड़की से, या लड़की खुश नहीं है, कई बार लक हो जाता है कि दोनों ही खुश है। क्या करे, घर वालों को देख के इंसान को चलना पड़ता है। देखो मेरे हिसाब से ना इन लोगों को बात करनी चाहिए, जब मिलते हैं तो उनका टाइम होता है बातचीत करने की, एक दूसरे को जाने समझे, तब उनको करना चाहिए क्लियरली बात कि ऐसी बात है, मुझे तो नहीं चाहिए, बट मेरे घर वाले फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें अगर उस टाइम नहीं होगी तो शादी के बाद चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सच्चा तुम चीज़ें पहले सही कर लो, मत करो शादी, नहीं पसंद मत करो, क्योंकि आगे करो शादी हो जाएगी, पसंद नहीं आगे तुम बोलो 2-3 साल बाद जाएगी किस पसंद नहीं है, डिवोर्स होगा, दोनों सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। सच्चा तुम पहले बोल दो कि नहीं, तो फिर तुम अपना कहीं और दिखाओ, अपना कहीं और दिखाओ सामने वाले इंसान, क्यों चीज़ों को और ज़्यादा वो करना, मिक्स मैच करना। मेरे हिसाब से यहाँ पे सिर्फ लड़का लड़की की बात नहीं आती है, पूरे परिवार की भी बात आती है, कि जब बात आती है तो एक दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ शादी हो रही है तो वो पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ उन्हें निभाना है। जिस सेंचुरी में हम चल रहे हैं, जितनी चीजें ओपन हो चुकी है, उस हिसाब से पेरेंट्स को भी डिस्कस करना बनता है। क्योंकि मेरे हिसाब से कई बार मैं ये चीज कहूंगी कि पेरेंट्स अपने आप डिसीजन ले लेते हैं, वो बच्चों को डिसीजन लेने ही नहीं देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लड़का लड़की थोड़ी ना निभाएंगे भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी बनती है ना, कि जब दो लोग मिल रहे हैं तो क्या वो दो लोग ये देख रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश है भी या नहीं। तो कहीं ना कहीं सबको सूझबूझ से चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपने भी एक बात बोली थी कि जो माहौल चल रहा है उस माहौल को देख के तो मेरे बस की नहीं है, तो क्या ये फैक्टर है कि आप कह रहे हो कि मेरे बस की नहीं है? तो क्या आपको लगता है कि आप शादी नहीं करोगे? शादी तो करनी है कि तो क्या आप इस चीज को, क्योंकि हर किसी को हम एक जैसा नहीं तौल सकते ना, तो एक ही तराजू में नहीं तौल सकते किसी को भी। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आए जो आपको इतना प्यार दे कि आपका थॉट ऐसा हो जाए कि अरे ये मैं क्या सोच रहा था। जिसको हम जानते हैं फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जानना भी पड़ता है ना। कई बार ऐसा होता है प्रिंस कि हम जिसको जानते हैं फिर हम उसको जानते भी नहीं है उतना, क्योंकि सामने वाले से कभी भी लड़ाई हो जाए वो कहते तुमने मुझे आज तक पहचाना ही नहीं है। वो चीज़ें भी है मैम, देखो वो तो सबके साथ होता है, क्योंकि दो लोग साथ में तो लड़ाई होगी, सब कुछ होगा, बट अगर तुम अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग उन चीज़ों से बाहर आके, लड़ाई वड़ाई सब कुछ से बाहर आके फिर भी तुम साथ हो, मतलब फिर तुम तो एक दूसरे के लिए ही हो। चलो कोई बात नहीं, इस बात को रफा दफा करते हैं। आगे का क्या प्लान है ये बताओ, शादी छोड़ के। शादी तो एक ना एक दिन आपको करनी है, नो डाउट, सबकी शादी होनी है और शादी करनी भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। बट लेकिन आगे के क्या प्लान्स है आपके? आगे अपने फ्यूचर को आप कैसे देखते हो? फ्यूचर का तो अभी पता नहीं कुछ, ठीक है, देखा जाए तो वैसे तो कोशिश मेरी तरफ पूरी कुछ और अच्छा करना है, इन चीज़ों और थोड़ा आगे और ग्रो करना है, चीज़ों को और अलग लेवल पर लेके जाना है, मतलब कि जहाँ लोगों को पता कि प्रिंस कौन है, प्रिंस की लाइफ कैसी थी, प्रिंस ने क्या क्या चीज़ें फेस की है, कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ मैं अभी, हो जाएगी तो फिर वो चीज़ें सामने आ जाएगी कभी ना कभी। तो चलो ये अच्छी बात है, आप ट्राई कर रहे हो, और जैसे आपने पहले भी ट्राई किया और आप ऐसे ही ट्राई करते रहो, क्योंकि मुझे पता है आप ट्राई करोगे और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अच्छी बात यह है कि आप जिस जगह हाथ रखते हो वो चीज़ आपकी हो जाती है, और भगवान करे आपको ऐसे ही, आपके पेरेंट्स की दुआएं, हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा है, हम सब आपके साथ हैं, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। आप फाउंडेशन की तरफ से और लोगों को क्या मोटिवेशन बात बोलना चाहते हैं, और आपके फाउंडेशन में ऐसी क्या पॉजिटिविटी है जो आपको लगता है कि लोगों को फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहिए? और बताओ। जैसे अगर मैं बताता हूँ, मैंने फाउंडेशन ज्वाइन किया तो मैं अलग राह में होता। मैंने फाउंडेशन ज्वाइन किया, साथ में जुड़ा आपके, तो मैं एक अलग राह में, मतलब एक जो होती है जहाँ तुम्हें होना चाहिए तुम वहाँ हो भी, वहाँ मैं हूँ भी। अगर ये चीज़ नहीं होती तो फिर मैं कहीं और होता, तो मेरा रास्ता था ही नहीं वो तो मतलब
अगर फाउंडेशन ज्वाइन करोगे आप तो आपको प्रॉपर एक वे मिलेगा, प्रॉपर एक व्हाट वी कॉल हिंदी मार्गदर्शन मिलेगा कि तुम्हें कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, तुम्हें कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलना है। वो होती है थेरेपी, क्या बोलते हैं उसको, क्या काउंसलिंग? नहीं वो कुछ नाम है उसका आर से, वही थेरेपी होती है ना, वो जिससे तुम लोग उस चीज़ से बाहर निकलते हैं। जैसे कोई नशा कर रहा हो तो कुछ थेरेपी कराते तो उससे नशा छूट जाता है उसका। अच्छा, मुझे नहीं मुझे नहीं पता, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब अच्छी थेरेपी कुछ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं फाउंडेशन एक ऐसी थेरेपी है या एक ऐसी थेरेपी है जिससे कि आप अपनी जो आपकी मेन लाइन है आप उसे पकड़ सकते हो, जैसे आपने पकड़ा हुआ है कि आप अपने राह से नहीं भटक सकते, पकड़ सकते हो, और जो चीजें तुम्हारे साथ हुई चीजें तुम भूल भी सकते हो, भूल भी सकते हो। हाँ वो चीजें, क्योंकि वो चीजें अगर तुम उसी चीज में अटके रहोगे तो तुम चीजें बाहर, उस चीज से बाहर नहीं आ पाओगे। मैंने पहले बताया था कि B&D बर्थ एंड डेथ, C चॉइस हमसे तुम्हारी ही रहेगी, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस चीज में अटके रहना, तुम चीज से बाहर आना है, तुम्हें उन चीजों से आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। और तुम मन में मानोगे कि तुम से आगे बढ़ चुका हो तो तुम बढ़ जाओगे, सही बढ़ जाओगे कभी ना कभी। और तुम नहीं मान पाओगे तो फिर तुम वहीं क्यों अटके रहोगे कि मेरे साथ हो चुका है, मेरे साथ हो गया, अब क्या करूँ, अब क्यों करूँ, कैसे करूँ, वो चीज़ें नहीं होगी कभी खत्म। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, बस आगे तो फिर भगवान जी है, कुछ होता रहेगा जैसे होता रहा है। वो चीज़ें, मेरा मानना है कि चीज़ें हमेशा अच्छे के लिए ही होती है, और उन चीज़ों में कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ही कुछ अच्छा होता है मेरे हिसाब से। और वो चीज़ें कैसे आती है वो तो भगवान मालिक है, मेहनत से आती है। जो भी चीज़ें आती है वो आपकी मेहनत से आती है और आपकी साफ नीयत से आती है। जैसी नीयत होती है वैसे ही कर्म होते हैं और वैसे ही कर्मा भी होता है। तो इसीलिए द लक्ष्मी फाउंडेशन बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे चल रहा है और बहुत अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान बहुत अच्छा है, पर कई बार वो अपने आप से बहक जाता है। तो इसीलिए राह सही पकड़िए, और जो सोशल मीडिया में जिस हिसाब के मीम्स बन रहे हैं उसे बनाना बंद करिए, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि दर्द सबको होता है और दुखी सब होते हैं, आंसू सबके निकलते हैं। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे प्रिंस के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आज प्रिंस ने अपने बारे में सब कुछ आप लोगों के आगे रख दिया है, परोस दिया है। और ऐसे ही आप आगे बढ़ के प्रिंस को बहुत ज़्यादा प्यार दें और बहुत सराहे, ताकि प्रिंस आगे अपने सपनों को साकार करे, ऐसे ही आगे बढ़े। और ऐसे ही मैं आप लोगों के बीच में और लोगों को लाती रहूँगी और मोटिवेट करती रहूँगी, और मुझे भी मोटिवेट करना ना भूलें। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो शिक्षा और कुछ तो सीख मिली होगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू प्रिंस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो, खूब आगे जाओ और हम सबका नाम रोशन करो। थैंक यू।